नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। यूपीएससी मेंस 2025 के पेपर एनालिसिस के सीरीज में अब हम नेक्स्ट कड़ी पे मुड़ते हैं और हम जीएस पेपर 2 के पेपर को एनालिसिस करते हैं। ये जो हमारा एनालिसिस होगा वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट स्टेज में हम इसका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस को समझेंगे, प्रीवियस ईयर का इसका ट्रेंड समझेंगे एंड देन हम सेकेंड स्टेज में मूव करेंगे जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत डीप में नहीं समझ पाएंगे लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल पे एनालिसिस करेंगे, एक समझेंगे, अप्रोच समझेंगे इसका। देन वी विल गो टू द क्वालिटेटिव स्टेज, जब हम एक बार अपने इस फ्रेमवर्क से, अपने धर्म फ्रेमवर्क से इसका एनालिसिस कर लेंगे तब हम बहुत इजीली ये समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या था, हमें क्या करना होगा 2026 के प्रिपरेशन के लिए एंड व्हाट ऑल स्टेप्स वी शुड टेक टू बेटर आंसर दिस पर्टिकुलर पेपर। पहले इस फ्रेमवर्क को समझते हैं। हमारा जो फ्रेमवर्क है धर्म फ्रेमवर्क, इससे आप किसी भी यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं कि इसको कैसे डील करना है। इसका डी मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्या हो रही है क्वेश्चन की, व्हाट इट वांट्स फ्रॉम अस। देन हिडन पिंच पॉइंट्स, पिंच मतलब चिमटी। ये एक टाइप का ट्विस्ट होता है जो यूपीएससी डालेगा ही हर एक क्वेश्चन पे, मोस्टली डालता है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। देन वी विल एनालाइज द नेक्सस। नेक्सस मतलब इसका कनेक्शन, इट्स कनेक्शन विथ अदर पार्ट्स ऑफ द पेपर, अदर पार्ट्स ऑफ द करंट और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमें बहुत अच्छा एक एनालिसिस के लिए एक पॉइंट दे देता है। Then comes the relative difficulty, not just the difficulty but relative difficulty. Relative difficulty मतलब आप जब normally किसी क्वेश्चन को देखेंगे it's very easy to solve that question mostly, but when you are in the fit of that paper, आप जब पेपर के बीच में होते हैं तब कुछ ऐसे डिफिकल्टीज आते हैं जो हमें डे टू डे में या क्वेश्चन को यूं ही देखने में नहीं आते, तो हम वो भी समझेंगे कि इसकी रिलेटिव डिफिकल्टी कितनी होगी इस क्वेश्चन की। देन द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी इज अ डीप एनालिसिस, इसमें हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब समझेंगे। इस छोटे वीडियो में हम मोस्टली इन स्टेजेस पे रहेंगे। मेथोडोलॉजी बहुत डीप में नहीं जाएंगे बट वी विल स्टिल एनालाइज द अप्रोच ऑफ दिस पेपर कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। आप कमेंट करिए, अगर आपको बड़ा वीडियो चाहिए हम इसका मेगा एनालिसिस कर देंगे, डीपर एनालिसिस कर देंगे जिसमें बहुत डीपली मेथोडोलॉजी डिस्कस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज प्रोमिस्ड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखेंगे कि एज ऑलवेज पॉलिटी के क्वेश्चन तो ज़्यादा आते ही हैं, ट्रेंड में कोई खास चेंज नहीं आया। आप देखेंगे ट्रेंड का जो अपना मीटर है, ट्रेंड का जो अपना ग्राफ है वो वैसा ही है। सेम गोज विथ नो शॉकर हियर। सारे सब्जेक्ट्स आप देखिए, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, सारा ट्रेंड वैसे का वैसा ही है। वैसे ही क्वेश्चन आते थे, वही ट्रेंड आता था, वही वेटेज होता था क्वेश्चन का। इस साल के पेपर के एनालिसिस करते हैं, माइक्रो एनालिसिस। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ये 10 मार्कर है, जो ये वाला कलर है 10 मार्कर हैं, ये 15 मार्कर है। हम देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन एज ऑलवेज पॉलिटी से है 90 मार्क्स के, गवर्नेंस के 35, सोशल जस्टिस 55। सोशल जस्टिस में आप देखेंगे कि मोस्टली 15 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सोशल जस्टिस में आपको डीपर लेवल ऑफ एनालिसिस लग रहा होगा। देन सेम गोज विद इंटरनेशनल रिलेशंस, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बाकी सारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन खुद में ही थोड़ा सा शॉकर था, अगर कोई एग्जाम हॉल में बैठा होगा तो उसके लिए थोड़ा सी मुश्किल हो गई है इस क्वेश्चन में। चलिए इसको तोड़ते हैं। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस, मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस है आरपी एक्ट में, उसको पहले हमें डिस्कस करना है। डिस्कस, इसके डायरेक्टिव कीवर्ड को हम रख लेते हैं। देन सेकेंड पार्ट आ रहा है एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ लेजिस्लेचर और देयर एसोसिएट्स disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice। देखिए थोड़ा लंबा है स्टेटमेंट पर बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। हिंदी एक बार जल्दी पढ़ लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 के प्रयोजनार्थ भ्रष्ट आचरणों पर चर्चा कीजिए। क्या विधायकों और या उनके सहयोगों की आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में उनकी संपत्ति में वृद्धि अनुचित प्रभाव और परिणाम स्वरूप एक भ्रष्ट आचरण मानी जाएगी? इसका विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर हम समझे, इसके इंग्लिश वाले पार्ट को अगर हम समझे अच्छे से, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब हम अपने धर्म फ्रेमवर्क को लगाते हैं और डी मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझते हैं। पहला डिमांड तो उसने बोल दिया कि डिस्कस करना है भाई साहब आपको, ठीक है। इसको कट करना है, यहां से कट करना, ठीक है। चलिए हम अपने धर्म फ्रेमवर्क से इसको एनालाइज करते हैं। पहले डी यानी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझते हैं। डिमांड में इन्होंने पहले से ही कह दिया कि हमें डिस्कस करना है इसको। डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है करप्ट प्रैक्टिसेस जो आरपी एक्ट में। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नो एक्चुअली कि क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस आरपी एक्ट में है। वी हैव टू लिस्ट देम एंड उसके ऊपर डिस्कस करना है। देन एक डीपर लेवल ऑफ एनालिसिस मांग रहा है ये इस थीम में कि अगर किसी के डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स बढ़े हैं, मतलब किसी के जो एसेट्स हैं वो बढ़े हैं डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर इनकम, अगर बढ़ता है, पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि कम था, अगली बार जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो वो ज्यादा इनकम आ गई, तो क्या वो एसेट्स का इंक्रीज जो है, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का इंक्रीज जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस रेज करेगा? एंड जब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, व्हेन इट विल इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरल सिचुएशन, देन ऑटोमेटिकली वो एक करप्ट प्रैक्टिस तो आ ही जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इस टाइप के अनड्यू इन्फ्लुएंस पड़ सकता है इफ यू हैव मनी पावर, और जो होता भी है इलेक्शंस में। देन इस पे हमें एनालाइज करना है। इफ वी सी द हिडन पिंच, अगर हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या ट्विस्ट था, तो बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है, काफी डिफिकल्ट सा, इसकी वर्डिंग काफी डिफिकल्ट है, एनालिटिकल है एंड वर्डिंग इसकी डिफिकल्ट है काफी। विच मेक्स इट अ प्रिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस तरीके से घुमावदार भाषा का यूज करना इसे थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। बट एज सच अगर आपको आरपी एक्ट का ये सारा करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं पता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। इफ यू एनालाइज द नेक्सस, अगर हम समझेंगे कि पिछले सालों के कंपैरिजन में इसका क्या स्थिति है, तो हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पहले भी पास्ट में पूछे अबाउट द इलेक्शंस, बट इतना डीप एनालिसिस में क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसलिए अगर हम इसको रिलेटिव डिफिकल्टी में स्कोर करेंगे तो इट विल बी अ प्रिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कमेंट ऑन द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम। ठीक है, assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. Again, अपने फ्रेमवर्क में पहले डिमांड को समझते हैं। We have to first comment that administrative tribunal और court system में we have to comment that what was the need of administrative tribunal vis-a-vis court system. तो एडमिन ट्रिब्यूनल ये स्पेसिफाइड बॉडीज होती हैं, कोर्ट सिस्टम में जनरल कोर्ट सिस्टम होते हैं, जनरल जुडिशियरी होता है वो, इस सारे पॉइंट्स पे वर्क करना है। देन एक रिफॉर्म हुआ था 2021 में वेयर
Many of the tribunals, उनके पावर को, many of the tribunals were actually diluted और उनके पावर्स को वापस से कोर्ट्स को दे दिया गया था. उस वाले रिफॉर्म पे उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करना है, किसका इम्पैक्ट किस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस में पड़ा है. वी हैव टू डिस्कस द इम्पैक्ट, इसका कोर्ट सिस्टम में क्या हुआ है इसका, एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स में हमें इसको इम्पैक्ट को डिस्कस करना है. आई डोंट थिंक इसमें कोई हिडन ट्विस्ट था, कोई पिंच था. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. द मोस्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ इज कि ये 2021 का क्वेश्चन आ रहा है, 2021 का करंट आ रहा है, तो कुछ होंगे जिनको नहीं पता होगा इनका रैशनलाइजेशन, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू आंसर द क्वेश्चन. बट मोटा मोटी इट इज मोस्टली एक्सपेक्टेड, इट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे काफ़ी कंटेंट होता है स्टूडेंट्स के पास जनरली, जो भी प्रिपेयर्ड होते हैं इस एग्जाम के लिए. इसके नेक्सस को समझते हैं. इट हैज़ बीन आस्क्ड बिफोर, एज आई सेड, ऐसा ट्रिब्यूनल्स का पूछना बहुत एक्सपेक्टेड है. कोई बहुत यूनिक सा थीम इन्होंने लेके नहीं आया है. अगर हम रिलेटिव डिफिकल्टी को भी सोचेंगे, इट वॉज प्रेटी मच ईजी क्वेश्चन. मैं इसे ईजी ही टर्म करूँगा. ईजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो जाता. पॉइंट्स भी बहुत कंटेंट हैवी नहीं थे, सिंपल था, ईजी क्वेश्चन था. चलिए आगे मूव करते हैं, एनालाइज करते हैं. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड यूएसए. आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ ऑफ द कंट्रीज? व्हाट आर द प्रीएम्प्टिव पार्डन्स? इसके डिमांड को समझते हैं. पहला डिमांड था कि आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है between the powers of president of pardoning powers of president in both India and then US. इसके पार्डनिंग पावर को एनालाइज करना है. एंड इसमें कोई लिमिट्स है क्या? वी हैव टू मेनली फोकस अपॉन द लिमिट्स ऑफ दीज पार्डनिंग पावर्स. इसको डिस्कस करने के बाद एक सेकेंड पार्ट भी आता है जिसमें हमें प्रीएम्प्टिव पार्डन पे डिस्कस करना है. प्रीएम्प्टिव पार्डन मेनली बिफोर कन्विक्शन पार्डनिंग की पावर होती है. इट इज मोस्टली इन यूएसए. इंडिया में इसका कोई रेफरेंस नहीं है. इट हैज नॉट बीन एवर डन, एंड इसमें है भी नहीं कोई इंडिया में कोई इसका ऑप्शन. अगर हम इसका हिडन पिंच समझ रहे, इसका ट्विस्ट समझने की कोशिश करें, तो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर. लेकिन इन्होंने जो प्रीएम्प्टिव पार्डन वाला पार्ट रखा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है. और कुछ लोगों के लिए यूएसए और इंडिया का जो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है, उसको एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. वो उसका एक थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें आ सकता है. अगर हम इसका नेक्सस समझें पास्ट क्वेश्चन से, तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रेसिडेंट का पावर्स, पार्डनिंग पावर्स, एंड काफी बार इस पे डिस्कशन हुआ है, तो वेरी मच एक्सपेक्टेड. काफी मटेरियल होगा लोगों के पास. रिलेटिव डिफिकल्टी समझूंगा तो आई कैन मोस्टली टर्म इट एज मीडियम लेवल का है, इजी टू मीडियम, मोस्टली इजी, पर कुछ पार्ट्स, कुछ पिंचेस होने की वजह से थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अब ये एक और क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द JNK Reorganization Act. Then briefly describe, पहले डिस्कस करना है, देन ब्रीफली डिस्क्राइब करना है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK. सिंपल सा है, थोड़ा सा कंटेंट हैवी है. यू हैव टू नो द कंटेंट. डिमांड समझ लेते हैं. वी हैव टू डिस्कस जो ट्रांजिशन हुआ है धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2019, उस ट्रांजिशन पे क्या चेंजेस आए, उन चेंजेस को डिस्कस करना है. वो यूनिकैमरल बन गया, एंड ऐसे कई डायमेंशंस में चेंजेस आए हैं. वी हैव टू डिस्कस इट. देन एक सेकेंड पार्ट है, हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है. ब्रीफली डिस्क्राइब करना है दो चीजें, पावर्स
एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली, जो इसी के कंटिन्यूएशन में होगा, जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद हम पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं. एंड इफ आई से अबाउट कि इसका कोई हिडन पिंच, आई थिंक द मोस्ट इट विल बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. हिडन पिंच बस इतना ही हो सकता है कि कुछ लोगों को डिटेल्स याद नहीं होगा, कंटेंट हैवी होने की वजह से. डिटेल्स काफी हाई थे इसमें और थोड़ा सा पुराना है मटेरियल इसका, तो हो सकता है कि 2019 के आपको बहुत डिटेल में आपने इसको पढ़ा नहीं होगा. यही एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है. अगर हम इसका नेक्सस समझेंगे प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर में हाँ ये क्वेश्चंस पूछे हैं पीवाईक्यू में, और करंट का तो पार्ट था ही, और कभी बीच बीच में इस पे आते ही रहता है अपडेट्स, तो सर्टेनली इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. रिलेटेड डिफिकल्टी आई मस्ट से इट वाज अ कंटेंट हैवी था, इसलिए मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी था. इसको सबको यूपीएससी के एग्जाम के बीच में याद करना इतना आसान काम नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल. इसका रोल आपको पता ही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का. In the guiding the legal framework, his role in guiding the legal framework of union government and ensuring sound governance through legal counsel. Discuss his responsibilities, rights and limitations. आपको सबसे पहले जो एक डिमांड पूछा गया है वो है कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क. उनका रोल क्या है? लीगल फ्रेमवर्क को गाइड करने में. एंड उस लीगल काउंसिल और फ्रेमवर्क के थ्रू he actually holds the brief of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उस लीगल काउंसिल उसके थ्रू वो कैसे साउंड गवर्नेंस के लिए हेल्प करते हैं. तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोपोजिशन. ये जो एक लाइन है इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दे देने हैं. उसके बाद वी हैव टू मूव अपॉन हिज, डिस्कस अपॉन हिज responsibilities, rights and limitations. इन तीनों एस्पेक्ट्स में मैं मानता हूं कि ये बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसका कोई खास हिडन पिंच नहीं है. बस इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है कि इसको इन 3 एरियाज पे सीमित करने की, जिसपे हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो. अगर आप जेनरिक पॉइंट्स लिखेंगे तो इसमें डिफिकल्टी हो सकती है. अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अगर आप इसका नेक्सस समझने की कोशिश करो, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, काफी मटेरियल था इसमें, सबके पास इसका मटेरियल था, काफी इजी क्वेश्चन था. इसके रिलेटिव डिफिकल्टी जो थी काफी, I think it was a very easy question, easy and straightforward question था. Not much problems in solving this particular question. Next पे move करते हैं. ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि इसमें क्या ट्विस्ट था. बड़ा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है. Women's social capital, इसको आप देखिए. Compliments in advancing empowerment and gender equity. Explain. इसके डिमांड को समझते हैं. पहले तो आप ये डायरेक्टिव कीवर्ड्स को देखिए. वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट, हाउ सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल नहीं, सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल मीन्स कनेक्शंस. मेनली SHG, all these connections, they help in the advancing the empowerment. कैसे वो empowerment में help करता है. And then gender equity, equality नहीं, equity, fairness के लिए. ठीक है. How does it help? इसको explain करना है, इसके dimensions में, कई dimensions में point लिखना है इसको, और मेनली इसको फोकस सिर्फ सोशल कैपिटल में करना है. दैट इज ऑल्सो इट्स ट्विस्ट. ये इसका पिंच है कि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन का जो थीम है ये कई बार पूछा है,
पर जो इसको सोशल कैपिटल में ले जाने वाला है, दैट इज द ट्विस्ट। जिसने जेनरिक पॉइंट्स लिखा इसमें उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, दैट वाज द ओनली ट्विस्ट हियर। बाकी जेंडर इक्विटी पे फोकस करना है, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी पे फोकस करना है, दैट इज द वर्ड, उसको अंडरस्टैंड करना है। एज आई सेड, वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसका नेक्सस पीवाईक्यू के साथ भी था, करंट में एसएचजी डिस्कस होते रहता है, नॉट अ शॉकर हियर। रिलेटिव डिफिकल्टी आई विल से मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। E-governance projects have a built-in bias towards technology and backend integration than user-centric design. इसको एग्जामिन करना है। एक कमेंट दिया है यूपीएससी ने, उसको समझते हैं डिमांड में, कि ई-गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव अ बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन। बैकएंड इंटीग्रेशन के साथ इसका फोकस उस तरफ होता है रैदर देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। तो अगर हम इसके थीम को समझें तो डिजिटल इंडिया वर्सेस इंक्लूसिविटी थीम था, that how due to some aspects of digital India it is being left behind, इस पे हमें एग्जामिन करना है। इसका थीम, इसको डायरेक्टिव कीवर्ड को समझिएगा, इसको एग्जामिन करना है। इस लाइन को हमें ब्रेक डाउन करना है कई डायमेंशंस में, एंड वी हैव टू एग्जामिन कि किस तरीके से ये हो रहा है, किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, किस किस इश्यूज से रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड वी हैव टू प्रेजेंट अ प्रीटी डीपर एनालिसिस। ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसका हिडन पिंच अगर समझेंगे तो वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट लेवल ऑफ एनालिसिस थोड़ा हाई है। एक 10 मार्कर के क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा लेवल ऑफ एनालिसिस हाई है, पर प्रीटी मच मैनेजेबल है। हाँ, एग्जांपल्स देने पड़ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स काफी डिफिकल्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स देने पड़ सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड इट्स नेक्सस, तो ये थीम काफी कॉमन है, डिजिटल इंडिया, काफी पीवाईक्यूज में हो चुका है ये क्वेश्चन, करंट में भी काफी पूछता है। इसके रिलेटिव डिफिकल्टी आई मस्ट से दैट ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा एनालिटिकल है, तो इसलिए मैं इसे जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा पेचीदा होगा इसको हैंडल करना, एनालिटिकल होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन द एग्जाम हॉल। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है काफी। Civil society organizations are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Do you agree? Justify it. ठीक। Again, इन्होंने एक कमेंट दे दिया, यूपीएससी ने एक कमेंट किया है कि एक प्रोपोजिशन दिया है यूपीएससी ने कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर परसीव्ड एज बीइंग एंटी-स्टेट एक्टर्स। पहले तो हमें जस्टिफाई करना है इसको, ये इसको याद रखना, अपने व्यूज को जस्टिफाई करना है कि एक तरफ तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं कि ये किसी तरीके से गवर्नेंस में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि ये एंटी स्टेट एक्टर्स हैं। किस तरीके से एंटी स्टेट है? क्रिटिसिज्म देते हैं। अभी एफसीआरए के रेगुलेशंस भी आए हैं काफी, कि लिमिट करने के लिए इनके जो फंड्स फॉरेन से आते हैं उसको, बिकॉज दे आर इट इज बीइंग सेड दैट दे आर यूज्ड फॉर एंटी नेशनल पर्पसेस। तो इस तरीके से हमको इन दोनों पॉइंट्स को देना है एंड बैलेंस आउट करना है। वी हैव टू फाइनली बैलेंस इट आउट। इसमें एक हिडन पिंच ये हो सकता है कि यू माइट गेट ओपिनिएटेड, जस्टिफाई के चक्कर में आप ओपिनिएटेड हो जाएंगे और अपने ओपिनियंस रख देंगे किसी एक तरफ। यू माइट गेट ओपिनिएटेड और किसी एक तरफ अपने ओपिनियन रख देंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी लो मार्कर क्वेश्चन, आपसे बहुत कम मार्क्स मिलेंगे फिर उसके दोनों। काफी एक्सपेक्टेड अगेन क्वेश्चन है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सीधा सीधा
सिलेबस के क्वेश्चन है, कोई बड़ा उसमें वो नहीं है, बस यही है कि थोड़ा ओपिनिएटेड होने की वजह से, थोड़ा एक तरफ नेगेटिव लीनिंग होने की वजह से इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसके रिलेटिव डिफिकल्टी अगर मैं मानूंगा तो अगेन ये मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, थोड़ा कंटेंट इसमें डालना पड़ेगा, इसलिए मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, इसको ख्याल रखिएगा, इन इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। इलेबोरेट करना है। अगेन एक स्टेटमेंट दे दिया यूपीएससी ने कि इंडिया अफ्रीका जो डिजिटल पार्टनरशिप, तो पहला आपको इंडिया और अफ्रीका के डिजिटल पार्टनरशिप पे कमेंट करना है। उसके बाद हमें ये भी इसमें एनालाइज करना है, एलैबोरेट करना है उस पे कि हाउ इट इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, इट इज हेल्पिंग इन को डेवलपमेंट like UPI and all these things, and long term institutional partnership. किस तरीके से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं, इसको समझाना, इलैबोरेट करना है। तो इसमें एक डिफिकल्टी जो आ सकती है, हिडन पिंच जो हमारा ये है, जो डिफिकल्टी आ सकती है इसमें, वो ये होगा कि ये काफी, आप देखेंगे काफी नैरोड डाउन क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। आपको एक तो डिजिटल पार्टनरशिप में लिखना है, फिर आपको फोकस लेके जाना है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट और इस एस्पेक्ट्स पे लेके जाना है। तो ये समझाना प्रीटी मच थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसको हमें समझाने के लिए थोड़ा सा नैरो डाउन बना रहना पड़ेगा, कंटेंट हैवी हो जाएगा, ये कंटेंट काफी डालना पड़ेगा, नहीं तो इसको आंसर करना, इलैबोरेट करना विल बी डिफिकल्ट। तो ये एनालिसिस हैवी हो गया, इसका एनालिसिस हाई हो गया। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, करंट से काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये। काफी पार्टनरशिप अफ्रीका के साथ हमारे बढ़ रही है, स्पेशली जब हम डेट फोकस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो है चाइना का, उससे हम एक नया हम इनको अल्टरनेटिव दे रहे हैं। जब ये सारी चीजें हो रही है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पीवाईक्यू में ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप, इसके क्वेश्चन आ चुके हैं साउथ पार्टनरशिप के। इसके रिलेटिव डिफिकल्टी, आई विल से इट इज अ प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इजी तो बिल्कुल नहीं है, खासतौर से एग्जाम हॉल में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को संभालना, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। आपको काफ़ी कंटेंट रखना पड़ेगा, थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, एंड उसको फिर पूरा नैरो डाउन करके आंसर के रूप में लाना, इट्स नॉट अ वेरी इजी पार्ट टू डू। अगेन ग्लोबलाइजेशन का एक क्वेश्चन आया है, काफी एक्सपेक्टेड था। विद द वेनिंग ग्लोबलाइजेशन, डिमांड को समझते हैं इसी के साथ साथ, ये बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन वेनिंग आउट हो रहा है। ठीक है, कब से? पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद से, एंड इट इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरन नेशनलिज्म। एक तरफ जैसे ग्लोबलाइजेशन डाउन हो रहा है, आपको एलुसिडेट करना है, इसी को पॉइंट आउट करना है इन डिटेल, इस ट्रांजिशन को, कि ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से डाउन हो रहा है उसी के साथ साथ सॉवरन नेशनलिज्म अप हो रहा है। मतलब इसका जो थीम है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म पे। इसमें आपको कई एग्जांपल्स, कई डायमेंशंस भी डिस्कस करना होगा। प्रोटेक्शनिज्म जैसे आत्मनिर्भर भारत, इन सारी चीजें, ग्लोबलाइजेशन का फॉल जैसे यूएन का सिग्निफिकेंस में एक फॉल हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म में हाइट आ रहा है, किस तरीके से दिस ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स रीजनलिज्म, रीजनल बॉडीज में किस तरीके से ये मूव आउट कर रहा है, इस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बहुत एक्सपेक्टेड है। अगर हम इसका नेक्सस समझेंगे तो पीवाईक्यू से बहुत लिंकिंग आता है, पीवाईक्यू लिंक्ड है, आए हैं ग्लोबलाइजेशन का थीम कई बार, करंट से भी काफी कनेक्टेड है ये। आप देख रहे हैं किस तरीके से करंट फोकस हो रहा है, ये काफी करंट फोकस्ड आ रहे हैं क्वेश्चन सब।
रिलेटिव डिफिकल्टी आई मस्ट से कि थोड़ा सा थीम में कंटेंट डालना ज्यादा पड़ेगा, इसलिए आई मस्ट से मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन था। इन दोनों के ट्रांजिशन पे कमेंट करना, काफी डिटेल में कमेंट करना, मीडियम लेवल क्वेश्चन था, बट आई मस्ट से कि थोड़ा इजी की तरफ लीनिंग भी था इस क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। Constitutional morality is a fulcrum which acts as an essential check upon high functionaries and citizen alike. ये एक स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा 2018 में आया था, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा हुआ था। इन द व्यू ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन द सुप्रीम कोर्ट, above observation of the Supreme Court explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability. दो पार्ट का क्वेश्चन था, आप समझिए 15 मार्क्स की तरफ हम मूव आउट हो चुके हैं। इसके डिमांड को समझते हैं। पहला बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इनफैक्ट अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ थ्योरी आनी ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ फुलक्रम which acts as an essential check. It acts as an essential check upon high functionaries and citizen alike. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हाई फंक्शनरीज हो चाहे सिटीजन हो, उनके पावर्स को, उनके राइट्स को चेक में रखता है। ठीक है, कैसे? बिकॉज देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देख रहे हैं किस तरीके से इसको आंसर करना है। इसमें एक छोटा सा कमेंट करना है पहले, फिर हमें मूव आउट करना है। इन द व्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमें एक्सप्लेन करना है। वी हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सीएम के कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन करना है ऑन टू डोमेन्स पे एक्सप्लेन करना है, वेरियस डायमेंशंस के साथ टू डोमेन्स में, कि ये किस तरीके से बैलेंस एस्टैब्लिश करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसमें केस लॉज काफी मेंशन करने होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस लॉ है केशवानंद भारती केस। वैसे तो थीम काफी सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, काफी सिंपल थीम है, बट थोड़ा सा इसको केस लॉज हैवी करने की वजह से ये इसका पिंच पॉइंट था कि काफी केस लॉज इसमें ऐड होंगे और एनालिसिस लगेगा इसमें, क्योंकि आपका 15 मार्क का क्वेश्चन है। जब भी सिर्फ एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो और 15 मार्क्स के हो, मतलब काफी लिखना पड़ेगा। वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड थीम आई मस्ट से, क्वेश्चन के बजाय इट्स अ वेरी एक्सपेक्टेड थीम, और काफी एक्सेसिबल है इसको आंसर करना, बिकॉज यू विल बी रेडी। बट द ओनली प्रॉब्लम है आपको कंटेंट हैवी आ जाएगा ये। इसके रिलेटिव डिफिकल्टी को मैं मीडियम बोलूंगा एट मैक्स। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has conferred the amending power on the ordinarily legislative institution with a few procedural hurdle। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसे तो लेजिस्लेशन को अमेंडिंग पावर्स दे रखे हैं, कॉमन थीम अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इन द व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द प्रोसीजरल एंड substantive limitation on the amending power of the parliament to change the constitution। ठीक, चलिए इसके डिमांड को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत डिटेल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडिंग पावर दिया, तो उसको हमें अमेंडिंग पावर्स ऑफ पे डिस्कस करना होगा। पर क्या डिस्कस करना है अपन को? इसका प्रोसीजरल हर्डल्स को भी डिस्कस करना है, कि किस तरीके से अमेंडिंग पावर्स को रोकने के लिए इन्होंने प्रोसीजरल हर्डल्स बना के रखे हैं, लाइक रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स,
सिंपल मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी, इस सारे के जो वेरियस प्रोसीजरल हर्डल्स बना के रखे हैं अलग अलग एंगल्स में, उसको हमें डिस्कस करना है। देन हमें एग्जामिन करना है किसको, इन हर्डल्स को, इन लिमिटेशंस को एग्जामिन करना है। कौन से लिमिटेशन? प्रोसीजरल लिमिटेशन। पहले तो प्रोसीजरल लिमिटेशंस हो गए, जैसे प्रोसीजरल लिमिटेशन हमने डिस्कस किया था कि टोटल मेजॉरिटी लगती है, रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लगता है कुछ एरियाज में, इन सब पे डिस्कशन करना है। फिर कुछ सब्सटैंटिव होते हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इज अ लिमिट टू द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे हमें डिटेल में डिस्कस करना है, डायमेंशंस में डिस्कस करना है, केस लॉज का डिस्कस करना है, इंटरप्रिटेशंस को डिस्कस करना है, इस सारे पे हमें काफी डिस्कस करना पड़ेगा। देन वी विल कम एट द, ये काफी एनालिसिस हैवी है, काफी कंटेंट हैवी है। किसी ने अगर इसका हल्का फुल्का एनालिसिस किया, ओवर्ट एनालिसिस किया, ज्यादा आपने घुस के एनालिसिस नहीं किया, तो आपको ये ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले इसमें। बहुत कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, ये थीम बहुत कॉमन है, ठीक है। अमेंडिंग पावर्स में बार बार डिस्कशंस होते रहते हैं, तो वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये। इसका नेक्सस भी काफी था पीवाईक्यू के साथ और करंट के साथ। ठीक है, इसका हम उसके बाद रिलेटिव डिफिकल्टी कहेंगे। आई मस्ट से कि थोड़ा सा केस लॉज एंड एनालिटिकल हैवी है, तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है इसमें एक चीज में, कि जो एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया इसको, जो ये अगर कोई ये नहीं समझ सकता, अगर कोई प्रोसीजर और सब्सटेंटिव लिमिटेशंस के बीच में डिफरेंस नहीं जानता, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ पिंच फॉर हिम, उसके लिए डिफिकल्ट होगा इसको आंसर करना, इसलिए ये मीडियम टू हाई डिफिकल्टी हो जाएगी इसकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम को डिस्कस करना है। देन वी हैव टू critically examine the advantages and disadvantages of system of appointment of judges of Supreme Court of India and that of USA। ये काफी कंपैरेटिव क्वेश्चंस इस बार आए हैं, वो भी यूएसए के साथ काफी कंपैरेटिव क्वेश्चन आए। तो इसका तो एक पार्ट बहुत ही सिंपल है, आपको एवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम को डिस्कस करना है। सिंपल है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड ऑल। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस यूएसए में एससी के जजेस का कैसा होता है, उनके फेडरल कोर्ट का कैसा होता है, एंड इंडिया में ये अपॉइंटमेंट कैसा होता है। दोनों का आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन ऑल द डायमेंशंस एंड उसके बाद आपको एक कंक्लूजन के ऊपर मूव करना है, दोनों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हुए। तो ये काफी एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, काफी डीप क्वेश्चन है। आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए दोनों का कंपैरिजन। यहां पे एक थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कोई शॉकर नहीं है इस क्वेश्चन में। कॉलेजियम सिस्टम पे डिस्कशन होते रहता है, तो ये आ सकता था। बस यही प्रॉब्लम थी कि इतने डीप में इसका डिस्कशन थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था इस बार। तो रिलेटिव डिफिकल्टी आई मस्ट से कि ये भी एक मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। आपको अगर थोड़ा सा आपका टेम्पलेट बना हुआ है इन इश्यूज पे, आप आंसर कर लेंगे। थोड़ा सा डीप लेवल ऑफ एनालिसिस हो सकता है कुछ लोगों को मुश्किलों, पर ये प्रीटी मच मैनेजेबल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। वी हैव टू एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए नैरो डाउन कर रहा है एग्जामिनेशन को। हाउ फार हैव द रीसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड इन द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। अगेन एक और को लिंक कर दिया, ठीक।
इसकी डिमांड को समझते हैं, थोड़ा सा कंटेंट हैवी एनालिटिकल क्वेश्चन ये भी है। यू हैव टू एनालाइज द इवॉल्विंग पैटर्न, तो आपको एक एवोल्यूशन को एग्जामिन करना है, यू हैव टू एग्जामिन इट, एग्जामिन कई डायमेंशंस में इसको डिस्कस करना है। इवॉल्विंग पैटर्न ऑल द वे फ्रॉम प्लानिंग कमीशन से लेकर नीति आयोग एंड फर्दर, ठीक है। फिर आपको ये जो सारे डिफरेंस, ये जो सारा एवोल्यूशन हुआ है और मोस्टली रीसेंट रिफॉर्म्स का, लाइक जीएसटी, कॉमनली जीएसटी एंड अदर रिफॉर्म्स, फाइनेंस कमीशन के रिफॉर्म्स का आपको डिस्कस करना है, इसका फिस्कल फेडरलिज्म। अब यू हैव टू एक्चुअली गो डीप इनटू इट एंड एनालाइज कि फिस्कल फेडरलिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। यूपीएससी एज हमने बहुत इजीली ऑब्जर्व किया है कि एनालिसिस काफी मांग रहा है, अब एनालिसिस काफी हाई है इस क्वेश्चन का। और दूसरी तरफ है थोड़ा सा नैरोड डाउन है, अगर आपने जेनरिक चीजें लिख दी रादर देन ये इवॉल्विंग पैटर्न इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं लिखा, जेनरिक आपने इवॉल्विंग पैटर्न्स को लिख दिया, तो यहां आप फंस जाओगे, काफी बेसिक सा आंसर हो जाएगा वहीं पे। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसका नेक्सस देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में काफी पूछता है, करंट में ये काफी डिस्कशन में होता है, फिस्कल फेडरलिज्म का पार्ट। काफी इश्यूज इमर्ज हुए हैं, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में काफी इश्यूज हुए हैं, तमिलनाडु के इश्यूज हैं फाइनेंस कमीशन के डेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो काफी करंट के क्वेश्चन आते हैं। इसका रिलेटिव डिफिकल्टी मैं बोलूंगा तो दिस विल बी अ मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन, अगेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। यस, थोड़ा कंटेंट और एनालिसिस जरूर लगेगा इसमें। देन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप। देखिए पेपर 3 से कनेक्ट किया, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप को डिस्कस करने की बात करें, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इसके रोल में डिस्कस करना है पर नैरो डाउन किया रोल को, तो कंटेंट आपको लेके लाना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, ठीक है। इसके डिमांड को समझते हैं, इसके हिडन ट्विस्ट को भी समझते हैं कि कहां से हिडन ट्विस्ट किया है। इसने प्रेशर ग्रुप तो पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स को समझाने बोल रहे हैं, ठीक। उसको आपको समझाना, इंट्रोड्यूस करना है, फर्स्ट तो यही हो गया। सेकंड, इनके रोल को आपको एनालाइज करना है, कैसे, रेजिंग अवेयरनेस, चिपको आंदोलन एंड ऑल, देन किस तरीके से ये पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना मतलब EIA, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एंड ऑल, ठीक है, एंड इन एडवोकेटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, किस तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एडवोकेट टाइम पे इन्होंने किया है। इन 3 डायमेंशंस में इनके रोल को आपको डिस्कस करना है, आपको इसमें एग्जांपल्स देने होंगे काफी, ठीक है। एक तो हिडन पिंच है कि ये पेपर 3 का क्वेश्चन नहीं है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उस फ्लेवर से इसको लिखना है ना। तो ये क्रॉस लिंकिंग था इस क्वेश्चन में, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पेपर्स था ये। प्रेशर ग्रुप तो पूछा है, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप पे फोकस किया है। यहीं पे आप अगर समझेंगे तो अगर आपने इसको पेपर 3 का फ्लेवर दिया इन तीनों रोल को, यहां पे भी आप फंसेंगे। आपको स्कीम्स, एक्ट्स, इन सब पे डिस्कशन करना है कि किस तरीके से इन्होंने इस पे हेल्प किया है। आप नेक्सस अगर इसका देखेंगे प्रीवियस ईयर से, तो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, इसको तो डायरेक्टली नहीं पूछा है पर प्रेशर ग्रुप्स को काफी पूछा है, तो PYQ के साथ इसका लिंक है। करंट में काफी आता रहता है, बहुत इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, करंट से आपको एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। रिलेटिव डिफिकल्टी मैं इसका बोलूंगा कि अगेन मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, इसमें कोई बहुत ट्विस्ट नहीं था, पर एज इस पेपर में हमने ट्रेंड देखा है कि काफी कंटेंट
ये पेपर डिमांड करता है, काफी एग्जांपल्स, केस लॉस भी कई क्वेश्चंस में है। अब इसको देखते हैं, इसको पीछे से देखते हैं। चले, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी को डिस्कस करने का एक पॉइंट है इसमें। इनइक्वालिटी इन ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इसका डिमांड एनालाइज करते हैं कि क्या डिमांड था इसका। पहले तो आपको पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी समझना है। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी मतलब होता है कि एक तरफ तो रिसोर्सेज काफी है, बट वो रिसोर्सेज होने के बावजूद पॉवर्टी है। क्यों पॉवर्टी है? बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा है कि इनइक्वालिटी इन ओनरशिप पैटर्न ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब इनइक्वालिटी है पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज में, इसी की वजह से पॉवर्टी होता है। इस पे चलिए हमें डिस्कस करना। तो पहले आपको एक कमेंट करना पड़ेगा, इस एनालिसिस को थोड़ा सा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ओनरशिप पैटर्न से कैसे, किस तरीके से पॉवर्टी हाई देखी जाती है। ठीक है, कि किस तरीके से कई अर्बन पॉकेट्स हैं कि पूरा शहर दिल्ली में पैसा है, लेकिन स्टिल देयर आर अर्बन पॉकेट्स आउट देयर। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं विच आर फुल ऑफ रिसोर्सेज लाइक ओडिशा, स्टिल उसमें एक पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी है। इन दोनों को आपको लिंक करते हुए एक डीपर लेवल ऑफ एनालिसिस प्रेजेंट करना है वेरियस डायमेंशंस में। सिर्फ आपने किसी स्टेट का डिस्कस कर दिया तो नहीं चलेगा, आपको सारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्कशंस करना है अच्छे से डिटेल्ड। ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन था, प्लस इसमें पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी को भी समझना है। अगर किसी को वो नहीं है तो अगर कीवर्ड जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी कॉमन थीम है पॉवर्टी, पर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है। इसकी रिलेटिव डिफिकल्टी अगर मैं बोलूं, इट इज हाई, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन टू हैंडल इन द एग्जाम। काफी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, थोड़ा डीपर एनालिसिस में जाना पड़ेगा। ऑल्दो थीम कॉमन था, पर आई विल से कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था एग्जाम में हैंडल करने के। नेक्स्ट आते हैं, इन कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंटल मॉडल्स decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution। यहीं पे थोड़ा सा इसको पेचीदा बना रहा है। खासतौर से आप सोचिए कि आप अगर आपने शुरुआत से इस क्वेश्चन को डील किया है, आप 17वें क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, तो ये जो घुमा रहा है इसमें आपको इतने छोटे कम टाइम में, ऑलरेडी टाइम थोड़ा आप नियर आते जाओगे 3 घंटे के, इसको डील करने में डिफिकल्टी आएगी। ये इसका पिंच पॉइंट है। यही in defeating the objectives of development critically evaluate in contemporary development model, decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution। इसको समझता है भाई, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बॉडी है। ठीक है, इट इज फार अवे फ्रॉम वेयर इट इज फार अवे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फो के सोर्स के और एग्जीक्यूशन से दूर है। आप इसका थीम समझ रहे हो, कहां जा रहा है ये समझ रहे हो? कितने इसने घुमावदार डाल के एक सिंपल थीम पे पहुंचाया। इट इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, यही थीम है। इसी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। पहले ये बताना है, इसके इसके एक तरफ का स्टेटमेंट देना है, देन दूसरे तरफ का स्टेटमेंट देना है, प्रोस एंड कॉन्स का। देन वी हैव टू फोकस अपॉन वेरियस डायमेंशंस और इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। अब आप समझ लिए, एक स्टेटमेंट है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, तो कंटेंट कितना ज्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, कंटेंट कितना ज्यादा लगेगा। थीम अगेन कॉमन है, बहुत कॉमन थीम है, पहले भी ये थीम पूछा है, बहुत डिफिकल्ट थीम नहीं है, पर इसका एनालिसिस इतना हाई है कि इसको आपको सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। आई विल टर्म इट एज हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये। हमने बाकी सारे मॉडल्स इसमें डिस्कस कर लिए हैं, डिमांड डिस्कस देख लिया इसका, ठीक है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स देख लिए। रिलेटिव डिफिकल्टी अगर इसका देखा जाएगा तो काफी हाई है। ये बहुत इजी और मैनेजेबल क्वेश्चन नहीं था इन द एग्जाम, स्पेशली जब आप धीरे धीरे लास्ट में पहुंचे। तो एक बेटर अप्रोच कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि शुरुआत से लेकर मिडिल में पहुंचने के बजाय आप
11th से लेकर 20th तक के क्वेश्चन को पहले कर सकते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आप शुरुआत में फ्रेश माइंड से बेटर तरीके से कर सकते हैं, बट देन इट्स योर अप्रोच। सबका अप्रोच अलग अलग होता है, मेरा अप्रोच अलग है, आपका अलग हो सकता है। ये कंटेंट है, ये काफी करंट फोकस क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी डिमांड को समझते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन डिजिटल एरा। अब ये पहले से ही बॉडी बनी हुई है, कई नए चैलेंजेस आ रहे हैं डिजिटल एरा के, साइबर बुलिंग, इस टाइप के कई चैलेंजेस आ रहे हैं। इस पे आपको कमेंट करना है, जो चैलेंजेस इसके सामने आ रहे हैं, यू हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस, यू हैव टू सी द चैलेंजेस कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट डिमांड ये है। सेकेंड डिमांड अगर हम समझेंगे, एग्जामिन करना है हमें प्रेजेंट पॉलिसीज का, कई पॉलिसीज है उनको एग्जामिन करने से पॉस्को, और फिर हमें एग्जामिन करना है कैसे, क्यों एग्जामिन करना है, जो चैलेंजेस है, इन सारे इश्यूज किस तरीके से इन इश्यूज को टैकल करेगा, उसको एग्जामिन करना है, एंड देन वी हैव टू गिव सम मेजर्स। अब देख रहे हैं कि इसमें काफी कंटेंट आपको रखना पड़ेगा, कई डायमेंशन में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, एंड दैट इज इट्स पिंच। काफी एनालिटिकल है, रादर देन एनालिटिकल के बजाय मैं कहूंगा कि काफी कंटेंट मांग रहा है। एनालिसिस तो है ही, पर काफी कंटेंट मांग रहा है, ठीक है। इसका नेक्सस अगर हम समझेंगे तो करंट तो काफी है इसमें, काफी कॉमन था ये, करंट के साथ कनेक्शन इसका काफी ज्यादा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड भी था ये, चाइल्ड इश्यूज पे काफी क्वेश्चन पूछे हैं पास्ट में भी, इसका थीम कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। बट अगेन अब जो यूपीएससी कर रहा है वो कंटेंट हैवी करके एनालिसिस, डीपर एनालिसिस मांग रहा है, दैट इज मेकिंग द क्वेश्चन अ प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन था ये, रिलेटिव डिफिकल्टी इसकी मीडियम थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल ऑफ एनालिसिस नहीं है इसमें, कंटेंट लेकिन थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें क्वेश्चन में। चलिए अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट, लंबे स्टेटमेंट्स हैं, उनको समझने में आपको टाइम लग जाएगा, एंड यहां नहीं मुश्किल होगी, वहां एग्जाम हॉल में काफी मुश्किल होगी। एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इज लिंक्ड विथ इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो प्रोड्यूसर हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। हाउ डू यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विथ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्टरीज इन कमिंग ईयर्स? इसके हम डिमांड को पहले समझते हैं। ये पहले इसने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि एनर्जी सिक्योरिटी इन पास्ट हैज बीन लिंक्ड टू फॉरेन पॉलिसी, प्रेजेंट और पास्ट में फॉरेन पॉलिसी से लिंक्ड है। स्पेशली किस एरियाज में, किन एरियाज में एनर्जी सिक्योरिटी? मेनली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। क्यों? वो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देते हैं, है ना, हम उनके मार्केट को संभालते हैं, ठीक है। फिर वुड यू इंटीग्रेट, अब ये देयर इज अ चेंज इन दिस एनर्जी सिक्योरिटी, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नीड थोड़ा कम हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन दिस, और चेंज सिर्फ उसी चेंजेस नहीं, और कई डायमेंशंस में आपको चेंजेस को समझना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर में किस तरीके से ट्रेजेक्टरी मूव आउट करेगी, उसमें आपको फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी को आपको काफी डिटेल में अलग अलग डायमेंशंस में एनालाइज करना है, ठीक है। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। काफी एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिसिस काफी हाई है इस क्वेश्चन का, आपको कई डायमेंशंस में इसको डिस्कस करना है। सिर्फ आपने पेट्रोलियम के डायमेंशन में डिस्कस कर लिया नहीं चलेगा, सिक्योरिटी के डायमेंशंस में भी डिस्कस करना है, पायरेसी का इशू,
सी पायरेसी का इशू, ये सारा चीजों पे भी आपको डिस्कशन करना है। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही कॉमन थीम है, पीवाईक्यू में पूछा है इस थीम के बारे में काफी। करंट में भी जनरली इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन तो करंट से ही डायरेक्टली रहते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूनाइटेड नेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एंड एंटेंगलमेंट ऑफ यूएसए एंड रसो चाइनीज अलायंस, ठीक है ना। दो इम्बैलेंसेस को डिस्कस करना है उसमें, और ये सिर्फ दो इंडिविजुअल नहीं है, ये दो डायमेंशंस है, उसमें हमें इस इम्बैलेंस को डिस्कस करना है, ठीक है। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, काफी कंटेंट लगेगा इस क्वेश्चन। फिर आपको एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट, एग्जामिनेशन के साथ क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कॉन्फ्रंटेशंस इन दिस रिकॉर्ड। एक तरफ आपको रिफॉर्म प्रोसेस जो काफी अनरिजॉल्व हो गए, जैसे P5 वाला वीटो वाला इशू है, परमानेंट 5 वीटो वाला इशूज, पीस कीपिंग फोर्सेस, ये सारे इश्यूज पे डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर इस इम्बैलेंस को हमें एग्जामिन करना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, अलग अलग डायमेंशंस को हमको इवैल्यूएट करना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कई डायमेंशंस को। यूक्रेन वॉर, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है, यूक्रेन वॉर, अफ्रीका के जो डिमांड्स हैं फॉर सीट्स इन यूएन, ये सारे इश्यूज को काफी डिटेल में एनालिटिकली डिस्कस करना है आपको। काफी एनालिसिस डिमांड करता है ये क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं है। आई डोंट थिंक कि यूपीएससी में, अगर आप, ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड थीम्स के लाइंस में था, पर आपको अगर आप जाएंगे इस क्वेश्चन के डीपर लेवल्स में, तो वहां पे एग्जाम में इसको इतना डीप में एनालाइज करना है, आंसर लिखना विल बी अ टफ जॉब। सारे चीज को एक जगह कोलेट करना थोड़ा सा टफ जॉब होगा, इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था इन द एग्जाम हॉल टू हैंडल, ठीक है। हियर वी कम एट द एंड ऑफ इट। आई विल से कि ये पेपर थोड़ा मीडियम से हायर डिफिकल्टीज में था काफी। अब आप देख रहे होंगे ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि काफी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है यूपीसी, काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी, एनालिसिस हाई है। आप करंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, पेपर 2 में आप ये नहीं कर सकते कि स्टैटिक्स पे फोकस रहेंगे, स्टैटिक पे फोकस रहेंगे। आपको काफी एग्जांपल्स भी कई क्वेश्चन में पूछा है इसने, ठीक है। सो इट मेक्स इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आंसर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जब तक आपकी आंसर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कट करना। चलिए फिर अगले एनालिसिस वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कट करना इसको। So we have come at the end of this analysis video. आप कमेंट कीजिए अगर आपको और डीपर लेवल पे इस एनालिसिस को चाहिए, इसकी मेथोडोलॉजी, इसका अच्छे से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम फिर से एक नया वीडियो लाएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। कट कर देना। So we have come at the end of this analysis video. Hope you have learned something out of it. अगर आपको और डीपर एनालिसिस चाहिए और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए एक एक क्वेश्चन के लिए, तो हमें कमेंट करिए,
हम नए वीडियो बनाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.